Hello, good morning, friends. How are you all? I hope you all are quite good and well. And today we will study about the force and laws of motions. तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी of any object by which it opposes to change its state. Inertia has no unit and dimensions. Inertia will be the same for equal masses of two objects, no matter objects are moving or stationary position. इट मीन्स टू से कि इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और जिसकी जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर जो क्या बोलते हैं उसको मास जो है अगर वो हमारा इक्वल है तो इनर्शिया भी उसका सेम होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है, गति कर रही है या फिर रुकी हुई है। अब न्यूटन्स ने क्या किया कि हमको लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। सबसे पहला जो लॉ है उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ बॉडी is in rest or motion along the straight line, then the body will remains in the same position until no external force is applied. कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है या गति कर रहा है तो वो रुका ही रहेगा अथवा उसी स्पीड से लगातार उसी दिशा में गति करता रहेगा जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई बाहर बल ना लगाया जाए। इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम लोगों ने देखा है जैसे कभी कभी बस में जो यात्री खड़े होते हैं, बस चलने पर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे जाना है कि अगर बस में यात्री खड़े हुए हैं तो क्या होता है, बस चलने पर वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस चलने पर हमारी जो नीचे की बॉडी है वो क्या होती है, वो मोशन में आ जाती है, लेकिन ऊपर की बॉडी जो है वो उसी कंडीशन में यानी रेस्ट की पोजीशन पर होती है। और इनर्शिया से हम लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, वो मोशन का अपोज करता है। इसी वजह से हम लोग क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बेसिकली वो फोर्स पर डिपेंड करता है और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताया गया? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी is directly
proportional to the force applied to that body। कहने का मतलब ये है F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसी भी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी F इज इक्वल्स टू या F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू साथ में dv अपॉन dt। और हम जानते हैं रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन के बराबर होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू a। सो वी कैन राइट इज इक्वल्स टू m इंटू a। f इज इक्वल्स टू हम लोग एक कांस्टेंट लगा देंगे k m इंटू a, k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा m इंटू a। इट मीन्स टू से फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें उनको मोशन कराना है सेम एक्सीलरेशन से, और जिस ऑब्जेक्ट का वेट जो है, वजन जो है, द्रव्यमान जो है ज्यादा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट हम लोग ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और ये हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव लॉ भी है। हम लोग सेकंड लॉ इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस लॉ की हेल्प से हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ और जो थर्ड लॉ है दोनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड लॉ क्या बताया उन्होंने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज opposite and equal रिएक्शन। मतलब ये नियम जो तीसरा नियम है ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और ये क्या कहता है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही वजह है कि हम लोग जैसे हमने देखा होगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, जब कोई व्यक्ति है गन फायर करता है तो उसको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। वो क्यों होता है, वो हमारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की वजह से होता है। जैसे आपने एक और एग्जांपल ले सकते हैं स्विमिंग। जब व्यक्ति स्विमिंग करके क्या करता है पीछे की तरफ बल लगाता है तो हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मोशन करती है। तो ये हमारे बेसिकली तीनों लॉस थे। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया का है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो वो अपनी गति अवस्था में ही रहना चाहेगा। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं जब तक उस पर कोई बाहर बल ना लगाया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा जो नियम है वो हमारा बल पर डिपेंड है कि किसी वस्तु पर अगर m द्रव्यमान की है उसको ए एक्सेलरेशन से मोशन कराना है तो उस पर लगाया गया जो बाह्य बल होगा वो F के बराबर होगा, यानी मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तीसरा नियम हमारा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं बल लगाएंगे, क्रिया करेंगे, तो हमें उसके विपरीत जो है क्रिया मिलेगी। एक्शन के लिए हमेशा रिएक्शन मिलेगा और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम उस पर लगाए गए सारे के सारे फोर्सेस और एक्सीलरेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all forces and movements that shows for a individual body, कि किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के लिए
जो हमारा फोर्स लगाते हैं, जो एक्सीलरेशन शो कर रहे हैं, वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग अगर हम शो करें तो ऐसे ग्राफ्स को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं उनके एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ ब्लॉक्स एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग मोशन देखेंगे। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है। अगर ये किसी फर्श पे रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, mg नीचे की तरफ होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो हमें मिलेगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। सपोज कीजिए हमने इसको क्या किया, पुल किया, इसको हमने क्या किया, पुल किया, और वो किससे किया, विद द फोर्स ऑफ F। तो पुल करने पर ये क्या होगा, ए एक्सीलरेशन से मोशन करने लगेगा। अब हमें इक्वेशंस लिखनी है इसके लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, F, चूंकि F का मान जो है वो मास और एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए लिख सकते हैं। और R का मान जो है वो mg के बराबर है, जितना भी इसका वेट नीचे की तरफ है इस सरफेस की वजह से उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ इसको मिल रहा है, तो R का मान जो है वो mg के बराबर हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में देखिए हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है जो हमारा क्या है, सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास m है। अब इसे हम किसी एंगल थीटा पर पुल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ना पुल करके, जैसे कि आपने स्टेशन पे देखा होगा कुली किसी गाड़ी को खींचता है, उसी तरह का प्रोसेस है कि या घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है, तो हम F फोर्स से इसको पुल कर रहे हैं। अब आप देखिएगा कि फोर्स है, आप जानते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश गुण होता है इसमें, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। तो इसको जब हम हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा F cos थीटा एक वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर हो जाएगा हमारे पास F sin थीटा। नीचे की तरफ जो वर्क कर रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, mg, ऊपर की तरफ जो है वो क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन r। तो वैल्यूएशन अगर हम इक्वेशंस लिखना चाहें तो अब आप देखिए r का मान जो है वो ऊपर की तरफ अब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा है और दूसरा हमारा F sin थीटा वर्क कर रहा है, जो कि mg के बराबर है। तो हम कैसे लिखेंगे, r प्लस F sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, या फिर r इज इक्वल्स टू mg माइनस F sin थीटा। इस तरह से हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब F cos थीटा जो है इस ब्लॉक को a एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करा रहा है, इसलिए F cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी ma के बराबर हो जाएगी। तो पहला हमने हॉरिजॉन्टली फोर्स देखा, पुलिंग फोर्स। दूसरे में कुछ एंगल थीटा पर हमने क्या देखा कि जब किसी एंगल थीटा पर हम ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तब फोर्सेस की वैल्यूज क्या होगी। और तीसरा हम एक केस देख लेते हैं, सपोज कीजिए कोई मास m ब्लॉक का है, उसको हम किसी एंगल पर क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, और किसी एंगल पर हम उसको पुश कर रहे हैं, धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फोर्स हमारे पास F दे रखा है, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा लगेगा वो लगेगा F cos थीटा, और नीचे की डायरेक्शन में हमारा लगेगा F sin थीटा। M मास की वजह से नीचे की ओर हमारा जो कुल फोर्स होगा वो हमारा हो जाएगा mg, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन हमें ऊपर की ओर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा r। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा कि F sin थीटा और mg एक ही डायरेक्शन में है, जिसका r अपोज कर रहा है, तो r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी mg प्लस F sin थीटा, क्योंकि mg नीचे की ओर है, F sin थीटा भी एक डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, और इन दोनों के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन r मिल रहा है, इसलिए r की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल्स टू mg प्लस F sin थीटा। अब देखिए F cos थीटा क्या कर रहा है, मोशन के लिए जिम्मेदार है, गति कराने के लिए, तो F cos थीटा वर्क कर रहा है, इसी वजह से ये एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, इसलिए F cos थीटा बराबर जो है वो हमारा हो जाएगा ma के। तो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए तीन प्रकार के हमने ऑप्शंस देखे, जिसमें एक नॉर्मल पुलिंग हो रही है, इसमें किसी डायरेक्शन पे हमने ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, और तीसरा केस हमने देखा कि जब हम किसी डायरेक्शन से अदर डायरेक्शन से किसी एंगल पर हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अच्छा हम कई सारे दूसरे पॉइंट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि
हम लोग देखिए ध्यान दे सकते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कोई, अब देखिए हम लोग देखते हैं केस ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के केसेस में देखिए क्या होता है। लिफ्ट के केसेस में देखिए क्या होता है, सपोज कीजिएगा हमारे पास ये लिफ्ट है, ये केस वन हम लोग लिख रहे हैं, केस वन पे चर्चा करेंगे। ये हमारे पास लिफ्ट है और लिफ्ट में कोई पर्सन ये है, इनका मास कितना है, m है। अब लिफ्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी CIT और वेलोसिटी से जो है मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है। इसका मतलब है एक्सीलरेशन कैसा है, 0 है। अब ये ऊपर के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, अगर m वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा तो ऊपर की डायरेक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी। एक्सीलरेशन 0 है, ये ऊपर की ओर मोशन कर रही। अच्छा, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा। या सपोज कीजिए हमारे पास कोई ब्लॉक है ये, जिसका मास कितना है, m है। अब इस पर हम क्या करें, दो या दो से अधिक फोर्सेस लगा दें। जैसे हमने दो फोर्स लगा दिए, एक F1 है और दूसरा F2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर दो फोर्स लगा दिए, मान लीजिए F1 की वैल्यू जो है वो F2 से ज्यादा है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स में ये ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जैसे अगर सपोज करो हम लोग बैलेंस फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि अगर F1 का मान F2 के बराबर है तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ये उसी जगह पर रुका रहेगा। तो ऐसे फोर्सेस बैलेंस फोर्स होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हो और उनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है। ये केस नंबर 1 है। अब इसमें देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि r माइनस एम जी, क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, r को ज्यादा ले रहे हैं, r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। चूंकि a कितना है, 0 के बराबर है, तो r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू 0, यानी r माइनस एम जी बराबर 0, या फिर r बराबर हो जाएगा mg के। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने से किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर्सन है, उसका वेट जितना है उसको अपना वेट उतना ही फील हो रहा है, उसके वेट में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं है। हम लोग एपरेंट वेट का, apparent weight in the लिफ्ट, इस चीज के केसेस देख रहे हैं। तो पहला केस क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट लिफ्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। दूसरे केस में हम लोग क्या देखते हैं कि लिफ्ट एक्सीलरेट विद एक्सीलरेशन ए एट अपवर्ड डायरेक्शन। अब लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सीलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। तो एक्सीलरेशन से ऊपर जाने के लिए हमने क्या किया, सपोज कीजिए ये हमारे पास लिफ्ट दे रखी है और ये हमारे पास कोई पर्सन है। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है mg, ऊपर की डायरेक्शन में है नॉर्मल रिएक्शन r। लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है विद द एक्सीलरेशन ऑफ a। तो हम इसको राइट कर सकते हैं r माइनस एम जी, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो r की वैल्यू ज्यादा लेंगे। r माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। जो पर्सन है उसका रियल जो वेट है वो कितना है, एम जी। भाई जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमारा जो फोर्स अर्थ पर लग रहा है वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। अब देखिए इस पर्सन को एम जी से कुछ बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। कितना बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, एम इंटू एक्सीलरेशन के बराबर। इसका मतलब ये है कि पर्सन को ये लगेगा कि हमारा जो वेट है वो हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो अपवर्ड कंडीशन हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगी तो व्यक्ति को अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। थर्ड केस देखिए, अगर सपोज कीजिएगा ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की ओर मोशन कर रहा है, ये पर्सन है, एक्सीलरेशन से नीचे की ओर लिफ्ट मोशन कर रही है, नीचे एमजी कार्य करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन हमारा आर वर्क करेगा। तो अब देखिएगा वैल्यूएशन कितनी, क्या किस तरह से इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, mg ज्यादा है तो mg माइनस आर इज इक्वल्स टू m इंटू ए। इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो mg माइनस का ma इज इक्वल्स टू r। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि पर्सन को क्या होगा, अपने वेट में कमी नजर आएगी, ठीक है। लास्ट, और इसके बाद में लास्ट केस देखिए, इफ लिफ्ट मूविंग
डाउनवर्ड विद द ग्रेविटी जी। अगर ग्रेविटी जी से कोई लिफ्ट जो है वो नीचे की दिशा में गति करे तो उस केस में क्या होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है लिफ्ट, एक पर्सन है भाई साहब ये खड़े हुए हैं, नीचे की तरफ mg बल लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r है, g एक्सीलरेशन से ये नीचे चल रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आप देखिएगा, mg माइनस r इज इक्वल्स टू m। पहले जो एक्सीलरेशन a लिखते थे अब उसी एक्सीलरेशन को हम लोग g लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, r mg माइनस mg इज इक्वल्स टू r एंड देन r इज इक्वल्स टू 0। यानी नॉर्मल रिएक्शन पर्सन को कुछ मिलेगा ही नहीं और पर्सन कैसा फील करेगा, फ्री फॉल फील करेगा, या फिर कह सकते हैं भारहीनता का अनुभव करेगा। उसको अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स वर्क करता नजर नहीं आएगा। तो इन चारों केसेस में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि जब कभी भी कोई भी बॉडी हमारी है ऊपर की तरफ गति कर रही है लिफ्ट, यानी जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमारी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो हमें वजन बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे की तरफ मोशन कर रही है तो हमें वेट जो है वो घटा हुआ महसूस होता है। और जब लिफ्ट फ्रीली नीचे जी एक्सीलरेशन से मोशन करने लगती है तो हमें भारहीनता में कमी महसूस होती है, किसी प्रकार का कोई फोर्स जो है वो हमें फील नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे कनेक्टेड ब्लॉक्स की मोशंस के बारे में। देखिए मोशन ऑफ ब्लॉक्स कैसे कनेक्टेड, ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स जो आपस में कनेक्टेड है उनकी मोशंस के बारे में देखेंगे, उनमें वैल्यूएशंस कैसे निकाली जाती है, फोर्स या एक्सेलरेशन का मान कैसे निकालते हैं, टेंशन का मान कैसे निकालते हैं, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं। तो पहला केस जो हमारे पास है, सपोज कीजिए हमने दो ब्लॉक्स ले लिए, इन ब्लॉक्स के वेट आपस में कैसे हैं, अलग अलग है। ठीक है, एक का वेट m1 है, दूसरे का वेट m2 है। देखने से हमें पता लग रहा है कि m1 का मान जो है m2 से कम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब इसको हमने क्या किया, F फोर्स लगाया इस पर। हमने क्या किया, F फोर्स इस पर अप्लाई किया। तो जब ये वाला फोर्स F इस वाले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा उतना ही उसको नॉर्मल रिएक्शन भी मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं, मतलब इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है अगर उसे हम F मान लें या F1 मान लें तो जो फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है वो जितना ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में इसको देगा उतना ही ये उसको इस डायरेक्शन में देगा। और मान लो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो A एक्सीलरेशन से, किससे, A एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में क्या करे, मोशन करने लगे। तो यहाँ पर लगने वाले बल के बारे में हम लोग या एक्सीलरेशन के बारे में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। अब देखिएगा इस वाले इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सभी के लिए अलग अलग। तो आप M1 ब्लॉक के लिए देखिए, M1 ब्लॉक हमारे पास ये है। अब ये A एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, इस पर फोर्स एक इधर वर्क कर रहा है वो F1 है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F है। लेकिन ओवरऑल मोशन किधर है, हमारा उस डायरेक्शन में, मतलब ये F1 इस F से छोटा है तभी तो ये इस तरफ गति कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं F माइनस F1 यानी रिजल्टेंट फोर्स जो भी बचेगा वो हमारा कितना होगा, F माइनस F1 के बराबर होगा और इज इक्वल्स टू वो किसके हो जाएगा, M1 इंटू A के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स वर्क कर रहा है। अगर हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये M2 है और इस पर फोर्स वर्क कर रहा है F1 और ये एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इसके लिए अगर आपको इक्वेशंस लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये आपस में कट जाएगा तो F बराबर बचेगा M1 प्लस M2 इंटू A, या फिर एक्सीलरेशन बराबर जो है वो हमारा आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2। बात समझ आई आपको कि नहीं, ठीक है। और अगर हमें फोर्स का मान भी निकालना हो कि F1 की वैल्यू कितनी होगी तो F1 बराबर हमारा है M2 इंटू A
एक्सेलरेशन की वैल्यू हम रख दें तो F1 बराबर हमारा आ जाएगा m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2, मतलब इन वाले बीच में कॉन्टेक्ट फोर्सेस को, लगने वाले बल को, और इन सभी चीजों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पे अगर हम देख ले, सपोज करो हम आपसे कह दें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 किलोग्राम का है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 20 किलोग्राम का है, दोनों पे हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो एक्सीलरेशन बताइए और साथ में उनके बीच वर्क करने वाले फोर्स का मान बताइए। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 10/10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 10/30 न्यूटन। ये हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर हमसे कांटेक्ट के बीच में वर्किंग ऑफ फोर्स पूछ दे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा m2 का मान कितना है 20 और F का मान कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 200/30। ये हमारा F1 का मान यानी कांटेक्ट फोर्स जो दोनों बॉडीज के बीच में वर्क कर रहा है, ये इसकी वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा, इस तरह के केसेस को करने का एक शॉर्ट मेथड भी होता है। चलिए हम जरा उस शॉर्ट मेथड के लिए भी थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आप जरूरी नहीं कि आप इतनी सारी इक्वेशंस को हल करें, आप देख कर भी बता सकते हैं कि कैसे कितना वर्क हुआ है। जैसे सपोज करो हमने 3 ब्लॉक ले लिए, M1 M2 और M3, ये रखे हुए हैं किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ए एक्सीलरेशन से क्या हुआ, ये मोशन करने लगे। तो जब ए एक्सीलरेशन से मोशन करेगा तो मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में, वो F1 हो गया। इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है अगर वो हमारे पास कितना हो गया, F2 हो गया। तो अब मैं चलो इस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। पहली बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, F इधर से अपोज कर रहा है F1 और ये चल रहा है एक्सीलरेशन से। दूसरी वाली बॉडी के लिए क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है, इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2। ठीक है, तीसरी वाली बॉडी के लिए वर्क कैसा करेगा, M3 की वैल्यू अगर यहाँ पे लिख दे तो इस पर F2 वर्क कर रहा है और ये एक्सीलरेशन से इधर मोशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह के तीनों फ्री बॉडी डायग्राम्स बनेंगे हमारे पास। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इनके लिए इक्वेशंस लिखनी होंगी, वैल्यू सॉल्व करनी होंगी, वही सारा प्रोसेस जो अपने आपको समझाया। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, आप इसको देख के ही बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन बराबर तो हो जाता है कि फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना है हमारे पास, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये वैल्यू इस तरह से हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जब फोर्स F1 की बात करेगा कि यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में, F1 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप देखिए ये फोर्स कहाँ पर वर्क कर रहा है, इस फोर्स के राइट साइड में ये दोनों ब्लॉक सभी है, लेफ्ट साइड में M1 है। तो राइट साइड जितनी भी वैल्यूज हमारी बची हुई है उन सारे के सारे मासेस को हम लोग एक साथ ले लेंगे और उसकी वैल्यूएशन को हम लोग राइट आउट करेंगे। जैसे सपोज कीजिएगा F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 और साथ में M2 प्लस M3 और साथ में A अपॉन M और साथ में A रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, F बराबर M इंटू A। और जब A की वैल्यू आप पुट करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा M2 प्लस M3 और एक्सीलरेशन का मतलब है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू ये रख दी। और ये इसलिए F1 से यूज है, F1 के इधर ये M2 और M3 है, इसलिए इन दोनों ब्लॉक्स को लिया। सपोज कीजिए अगर F2 की वैल्यू पूछी जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं M3 इंटू A, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और इस तरह से हम लोग फोर्स का वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, F2, F1 और अप्लाइड फोर्स अगर हमें दिया गया हो तो एक्सीलरेशन की वैल्यूज भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा, अब ये जरूरी नहीं कि ये M1 M2 की फॉर्म में ही आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको M1 M2 की फॉर्म में दिया गया है, आप इसको अलग फॉर्म में नंबर्स के रूप में दे सकता है। 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, कोई बल लगा रहा है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, इस तरह का बल भी दिया जा सकता है और उससे आपको कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। जैसे ये तो केस हो गया कनेक्टेड ब्लॉक्स का। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक M1 है और दूसरा ब्लॉक्स हमारे पास M2 है, और इसको हम F4 से क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। पुल करोगे तो क्या एक्सीलरेशन से चलने लगेगा। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है, कह सकते हैं इसको रस्सी है। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग है, कह सकते हैं इसको क्या है, रस्सी है। ठीक है, अब ये ब्लॉक आपस में कनेक्टेड नहीं, पास में सट कर नहीं रखे हुए हैं,
इनको एक दूसरे को स्ट्रिंग की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे वैल्यूएशन, जब आप क्या करोगे, इसको खींचोगे, पुल करोगे, तो इस वाली डोरी में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन का मतलब किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। और जो स्ट्रिंग आपस में कनेक्ट होती है उसमें हर जगह टेंशन एक जैसा ही रहता है। तो सपोज कीजिए जब आपने इसको पुल करना शुरू किया एफ फोर्स से इस साइड में, तो इसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ वो कितना है, टी। इस वाले ब्लॉक पर हम इस डायरेक्शन में और इस वाले ब्लॉक पर हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले वाले के लिए बनाना है तो m1 पर एक टेंशन वर्क कर रहा है केवल t, एक्सीलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दूसरे वाले के लिए डायग्राम आप बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या होगा, ये हमारे पास f एक्सीलरेशन से पुल कर रहा है, ये स्मॉल f जो है, सॉरी टेंशन t जो है ये इसका अपोज कर रहा है, और ये एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। ठीक है, अब दोनों के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा m1 इंटू ए, और यहां से हो जाएगा f माइनस टी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। आप इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो f माइनस m1a इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2a, तो f बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 साथ में a, या फिर a बराबर आ जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2। तो कहने का मतलब ये है जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो आ जाएगी f अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हम इस डोरी में टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग t बराबर m1 इंटू ए का यूज करेंगे, यानी m1 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। सेम केस लगभग कॉन्टेक्ट फोर्स की तरीके से ही है, बस इसमें स्ट्रिंग दी गई है कि स्ट्रिंग पुली की सहायता से आप क्या कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिया होगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया गया होगा कि ये 10 केजी का कोई मास है, ये 20 केजी का कोई मास है, इस पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप उसका एक्सेलरेशन और फोर्स बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 केजी का एक है, 20 केजी का एक है, तो टोटल जो एक्सेलरेशन हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आपके नहीं। टेंशन पूछा जाए डोरी में कितना होगा, तो टेंशन बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी m1 का मान 10 है। 10 इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 100 न्यूटन, 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000/30 न्यूटन। बात समझ रहे हैं आपकी। टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स ही है, इसलिए इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, 20 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस एक्सीलरेशन से चल रहा है या इस फोर्स से खींचा जा रहा है, तो उसमें आप क्या करें, एक्सीलरेशन की और टेंशन की वैल्यू बताएं। इसी तरह से हम लोग 2-3 पिंडों के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है चलिए एक केस हम लोग देखते हैं पुली से जुड़ा हुआ। सपोज कीजिए ये कोई पुली है हमारे पास, इस पुली में स्ट्रिंग की हेल्प से हमने एक ये वेट m1 लटका रखा है, और दूसरा ये अनदर वेट है, ये हमने m2 लटका रखा है, और हमने m2 का मान जो है m1 की वैल्यू से ज्यादा लिया है। ठीक है, m2 का मान m1 से ज्यादा है, तो a एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी। जब ये नीचे जाएगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा ऊपर जाएगा। अब डोरी चौकी एक ही है, अब इसमें नीचे की तरफ फोर्स वर्क करेगा कौन सा, m2g, क्योंकि m2 इसका वेट है। ग्रेविटी की वजह से नीचे जो फोर्स वर्क करेगा वो हमारा कितना होगा, m2g के बराबर, और ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। आप देखिए ये रस्सी पूरी चूंकि सेम है, ये पूरी की पूरी रोप एक जैसी है, इसलिए इस t के बराबर यहाँ पर भी टेंशन कितना क्रिएट होगा, t ही क्रिएट होगा। अब नीचे की डायरेक्शन में जो वर्क करेगा ये कितना है हमारा m1g, और ऊपर एक्सीलरेशन a से ये मोशन कर रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसे अब अलग अलग फिगर्स आपको बना के देगा, बहुत डिफरेंट टाइप के फिगर्स देगा, आपको क्या करना होगा, सभी में एक्सीलरेशन, कभी नॉर्मल रिएक्शन, कभी टेंशन स्ट्रिंग में किसी भी पोजीशन पर, इस तरह से आपको पूछ सकता है। और सपोज करिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऊपर कहीं स्मॉल टी, यानी ऊपर कहीं छत से टंगा हुआ है, ठीक है, यानी रूफ में कहीं लटका हुआ है, और मान लीजिए इस डोरी में जो टेंशन है वो स्मॉल टी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस डोरी में टेंशन स्मॉल टी है तो ये डोरी इसको भी संभाले है, इसको भी संभाले है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं स्मॉल टी का मान जो है वो 2t के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल टेंशन होगा, जितना टेंशन यहाँ और यहाँ होगा उसके डबल टेंशन यहाँ पर होगा। अब हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वैल्यू निकालनी है। देखिए जैसे अगर हम इंडिविजुअल इसके लिए डायग्राम बनाए, तो आप ये देख पा रहे हैं ये m2 ब्लॉक है, नीचे की तरफ m2g से
फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन टी है और ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, इसलिए m2g की वैल्यू ज्यादा लेंगे। तो हम लिख सकते हैं m2g माइनस का t इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। ठीक है, पहले वाले फिगर को देखिए आप, इसमें क्या दे रखा है, ये m1 दे रखा है, ऊपर की तरफ टेंशन t है, नीचे की तरफ वेट m1g है और टेंशन ज्यादा है और एक एक्सीलरेशन से ये ऊपर मोशन कर रहा है, ये नीचे मोशन कर रहा है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, क्योंकि टेंशन ज्यादा है, m1g की वैल्यू कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, t का वैल्यू ऊपर की तरफ लेंगे। दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, इससे कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2g माइनस का m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी m2 माइनस m1 साथ में g अपॉन m1 प्लस m2 और इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा इस तरह के सेटअप के लिए जब पुली पर टंगा हुआ हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का जो मान होगा वो m2 माइनस m1 साथ में g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी मतलब ऑब्जेक्ट में क्या करना हो, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ से आप टेंशन की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है हमको। यहाँ पे मैं दोबारा थोड़ा इधर इधर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी, टी को उधर ट्रांसफर करिए तो कितना हो जाएगा, m1g प्लस m1a। आप इसमें से m1 कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका बचेगा ब्रैकेट में g प्लस a। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा m1 कॉमन ले लिया, g प्लस a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, m2 माइनस m1 साथ में g अपॉन m1 प्लस m2। यही वैल्यू तो है एक्सेलरेशन की। अब देखिए ये g दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन करके इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो m1g हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब आप एलसीएम लीजिए तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m1g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 अपान टोटल में m1 प्लस m2। अरे भाई एलसीएम लीजिए ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1, इसका उतारा लेंगे नीचे m1 प्लस m2, पाला पड़ेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, m1 से m1 कट हो गया, m2 और m2 2m2, तो t बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। मतलब जो टेंशन क्रिएट होगा वो इसके बराबर होगा और जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और साथ में जी। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए हम इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। और जो ऊपर स्मॉल टी दे रखा था, जो छत पे प्रेशर लग रहा था हमारे पास, वो 2t के बराबर है, तो यानी स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे देगा, ये एक पुली दे रखी है, ठीक है, पुली में एक 4 किलोग्राम का कोई मास है, दूसरा 8 किलोग्राम का कोई मास है, एक डोरी में लटके हुए हैं। ये अगर चलना प्रारंभ कर दे, स्टार्ट कर देगा, मोशन करने स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेशन करने लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसके द्वारा एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 मतलब 8 माइनस का 4 बटे 8 प्लस 4 और साथ में कितना g का मान 10, तो ये कितना आ जाएगा 4 बटे 12 इंटू 10 यानी कि 40 बटे 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। पूछ दे कि डोरी में टेंशन कितना क्रिएट होगा, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो वो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 बटे 10, 4 प्लस 8 यानी 12, ये कितना हो जाएगा, 8 में 16, 16 चौको 64, 640 बटे 8 4 12 न्यूटन। कितना टेंशन हो जाएगा। अगर इसमें पूछ दे यहाँ पर टेंशन कितना होगा, स्मॉल टी का मान, तो स्मॉल टी का मान कितना हो जाएगा, और 2 का गुणा करा दीजिए तो 2 इंटू 640 अपॉन 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 640 बटा 6 न्यूटन। ये स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, मोशन में देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का। संलग्न, इस टॉपिक को बेसिकली बोलते हैं संलग्न पिंडों की गति के। जो बहुत सारे पिंड हैं हमारे पास, ब्लॉक्स हैं, वो कनेक्टेड आपस में, इनको हम और भी अलग अलग केसेस में लिख सकते हैं।
जैसे दो अभी लटकाए हुए हैं, तीसरा एक ऑब्जेक्ट और भी लटका सकते हैं। कनेक्टेड ब्लॉक्स हमने दो ब्लॉक्स के लिए देखा, हम एक तीसरे ब्लॉक्स के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ब्लॉक्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लें। सपोज कीजिए ये कोई टेबल है और इस टेबल पर हमारे पास कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है M1, पुली से कनेक्ट करके हमने यहाँ पर एक ब्लॉक लटका दिया, दूसरा हमने M2। ठीक है, अब M2 ब्लॉक की वैल्यू हमने ले ली ज्यादा, M2 का मान M1 से ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लगेगा। अब देखिए इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स कर रहा है M2G, ऊपर काम कर रहा है टेंशन T। अब ये स्ट्रिंग हमारी सेम कनेक्टेड है, ये डोरी जो है ये हमारी सेम कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हमारे पास टेंशन कितना हो जाएगा, T। अब यानी ये टेंशन T जो है ये इस ऑब्जेक्ट को मोशन करा रहा है राइट साइड में। बात समझ आ रही है आप सभी को अपनी? तो हम दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, अलग अलग इक्वेशन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। M2 पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, T ऊपर की तरफ है, M2G नीचे की तरफ है, एक्सीलरेशन से नीचे मोशन कर रहा है। तो इक्वेशन लिखेंगे M2G माइनस का T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A। पहले वाले में ये क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, मास M1 है, T इधर वर्क कर रहा है, ये एक्सीलरेशन से मोशन करने लगी, जब ये नीचे जाएगा तो ये आगे की तरफ खिसकेगा, सीधी सी बात है। तो जब आगे की तरफ खिसकेगा तो हम लोग वैल्यू लिखेंगे T इज इक्वल्स टू M1 इंटू है। यही वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। आप इसकी वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, M2G माइनस M1A इज इक्वल्स टू M2A। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A, यानी A बराबर हो जाएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर हमें GT टेंशन का मान निकालना हो तो टेंशन का मान के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू ही तो सिर्फ पुट करनी है। तो टेंशन का मान हमारे पास आ जाएगा M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। आप बात को समझ पा रहे हैं? इस तरह के केस में हम लोग ऐसे टेंशन का और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्वेश्चंस दिए जाएंगे तुमको, कितने किलोग्राम का है, इतने वजन का है, इतना फोर्स लग रहा है, तो कैसे टेंशन रोप में निकालें, कैसे फाइंड आउट करें। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इंक्लाइन प्लेन के पर्पज से। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के केस में देखिए, सपोज कीजिए कि हमने कोई इंक्लाइन प्लेन ले लिया। अब इसमें हमने कोई ब्लॉक रख दिया है, कौन सा, M1, और ये हमने रोप लगा दी और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया है M2। ठीक है, तो ये एंगल है थीटा। अब ये एंगल थीटा है तो नीचे की तरफ जो फोर्स वर्क करेगा वो mg होगा। इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आप ड्रॉ कीजिए तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा एंगल है, mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा काम करेगा mg sin थीटा। अगर ये इस मोशन में चल रहा है एक्सीलरेशन से तो इधर टेंशन वर्क करेगा T, ये ऊपर टेंशन वर्क करेगा T क्योंकि सेम रोप है, और नीचे की तरफ वर्क करेगा M2G। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, एक एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड चलना है, सबके लिए अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो M2 नीचे की तरफ फोर्स कर रहा है M2G, टेंशन की वैल्यू ऊपर T, और ये चल रहा है एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड। ये हमारा पहला फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। दूसरे वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे कि इस डायरेक्शन में हमारा काम कर रहा है M1G साइन थीटा, ऊपर लग रहा है T, और ये एक्सेलरेशन से जा रहा है इस डायरेक्शन में। बस अब इक्वेशंस लिखनी है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2G माइनस का T इज इक्वल्स टू M2 इंटू A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी में वैल्यूएशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, T माइनस M1G साइन थीटा, क्योंकि T उसको खींचे ले रहा है ना, M1G साइन थीटा का, मैं T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल्स टू M1 इंटू A। दोनों को ऐड करेंगे कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2G माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 साथ में A। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1 साइन थीटा। जी हमने दोनों में था तो कॉमन करके बाहर कर लिया है, और अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी, M1 प्लस M2। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का मान आ गया। अगर हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो टेंशन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उठा करके वैल्यू इक्वेशन में रख दो। टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे M1A प्लस M1G साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करके
टेंशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि m1 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, m2 माइनस m1 साइन थीटा साथ में g और अपॉन में m1 प्लस m2 और साथ में हमारा आ जाएगा प्लस का m1 g साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो है टेंशन का मान जो है वो मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, कैसे समझ में आए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।